ओके, सो अगला टॉपिक है अपना स्केलर प्रोडक्ट, जिसको अपन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इनमें। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, सिर्फ जो बोला जाएगा वो करना है। मान लो आपको बोला गया है कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे हम कि कैसे निकाले, या एक मिनट रुक जाओ यार। आज ये वाला जो पार्ट है वो दिक्कत दे रहा है थोड़ा सा। हाँ भाई, तो लिखिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी दो वेक्टर होते हैं, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो दो तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस दोनों की दोनों अपन ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? फिजिक्स में। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब अगर मैग्नीट्यूड को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें कोई डॉट क्रॉस का नहीं सोचना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है ना। और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन तो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं। स्केलर मतलब कांस्टेंट, जैसे 2 और 3, इनका प्रोडक्ट 6 है ना। लेकिन 2i कैप और 6j कैप ऐसा दे दिया मैंने, तो फिर इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए अपने को कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा। हाँ, इंटू कॉस थीटा भी आएगा, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 0 से पाई के बीच में वेरी करता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर मान लो, यार मैं नीचे कर नहीं पा रहा हूँ उसको, कोई बात नहीं। देसी तरीके से करना पड़ेगा। हाँ भाई, तो डॉट प्रोडक्ट, मान लो आपका पॉजिटिव आया, या मान लो नेगेटिव आया, या मान लो जीरो आया, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे आ सकता है? डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब आपका थीटा एक्यूट हो। थीटा एक्यूट हो मतलब 0 से 90 के बीच में हो, क्योंकि भाई ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है। और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जब आपका थीटा जो हो वो 90 डिग्री हो। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इनको अलग अलग लिख रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या होता है? दे आर एक्यूट एंगल बिटवीन देम। अगर उनके बीच में एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो उनके बीच में, या दोनों लाइक पैरेलल हो। एक बात सुनो मेरी आप, मान लो कि ये आपके सामने एक वेक्टर है और ये आपके सामने एक वेक्टर है, ए और बी दोनों पैरेलल है। हाँ, दोनों पैरेलल है अगर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। अच्छा, अगर मैं ऐसा दे दूं कि दो वेक्टर है मेरे पास, ये और ये, क्या दोनों पैरेलल है? ना ना ना, दोनों पैरेलल नहीं, दोनों एंटी पैरेलल है। आप इसको पैरेलल नहीं बोलोगे, एक का एरो और दूसरे का एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दे आर एंटी पैरेलल, है ना। तो इसमें आप बोलोगे कि अगर थीटा दोनों के बीच में 0 है, इसका मतलब दे आर लाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल मतलब ये दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में और दोनों लाइक पैरेलल है। ठीक है ना, क्योंकि आप वेक्टर, फ्री वेक्टर, उसको घुमा नहीं सकते हो। घुमा के पीछे करोगे तब जाके वो उस तरफ जाएगा, वैसा नहीं कर सकते हो। अच्छा, थीटा बिलोंग्स टू नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव वाले में आ जाएगा थीटा बिलोंग्स टू 90 से लेकर 180 डिग्री, या उन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो। देखो, काफी आसान है। मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर है, ये एरो है, ये भी एरो है, लाइक पैरेलल, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों के टेल टेल को ज्वाइन करोगे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा। ये दोनों वेक्टर्स को देखिए आप, है ना।
एक का एरो इस तरफ है, एक का एरो ये ढक्कन की तरफ है, तो आप क्या बोल पाओगे यहाँ पे कि बोथ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, है ना। दोनों वेक्टर्स पैरेलल बट एंटी पैरेलल है, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा, दोनों के बीच का एंगल सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो जब भी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो cos 180 कितना होता है, -1, तो आपका a डॉट बी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहां पर भी नेगेटिव आएगा, और अगर मान लो कि ऑप्ट्यूज एंगल हुआ दोनों के बीच में, कोई भी दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर कोई भी एंगल ऑप्ट्यूज हुआ, अगर ऐसे ऑप्ट्यूज हुआ, तो आप क्या बोल दोगे, फिर से इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि दे आर acute angle between them or like parallel। acute angle between them or they are like parallel, ये स्लैश लगा देना है, अनलाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, ठीक है। जीरो कब आता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आएगा, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो, या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाए, या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। तीन पॉसिबिलिटी है डॉट प्रोडक्ट जीरो आने की, ठीक है, लिख लो। लिख के रखिए यहां पर। एक क्वेश्चन करेंगे अपन। A point moves in space such that PA dot PB is less than 0। ठीक है, A and B are fixed points, A and B are fixed points, लिखिए locus of point P is देखिए ये क्वेश्चन अपन ने सर्कल्स चैप्टर में भी करा था। अगर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है ए एंड बी, है ना, दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास ए और बी, और एक पॉइंट पी है वो स्पेस में ऐसे ऐसे कहीं पे भी मूव कर रहा है, कहीं पे भी मूव कर रहा है, लेकिन वो इस तरह से मूव कर रहा है कि पी ए और पी बी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव है। तो मतलब पी ए कौन सा वेक्टर होगा, पी से लेकर ए तक, पी बी क्या होगा, पी से चालू होगा और बी पे खत्म होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तब आता है जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, पॉजिटिव, सॉरी दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, बताइए। डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट हो, सॉरी ऑब्ट्यूज हो। अगर ऑब्ट्यूज होगा तब cos थीटा नेगेटिव आएगा ना। अरे देखो सब कुछ cos थीटा पे डिपेंड करता है। बाकी डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा, मॉड ए मॉड बी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। बाकी cos थीटा क्या हो सकता है आपके पास, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। नेगेटिव कब होगा, जब cos थीटा
ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कब आएगा देखते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा। मान लो ये पी और पीबी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। पी ए वेक्टर और पीबी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो ये पॉइंट पी को अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए, सोचिए। अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल चाहिए तो पॉइंट पी को और अंदर आना चाहिए या दूर जाना चाहिए। मतलब पॉइंट पी अगर यहां पर हुआ तो आपके सामने पी ए वेक्टर ये बनेगा और पीबी वेक्टर ये बनेगा। दोनों के बीच का एंगल बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। तो ये एंगल जो बढ़ गया है, ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल में डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो नेगेटिव आता है। तो येलो वाले केस में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो आप इसको फील करके देखिए अभी ना, कि जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तब क्या हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट जब जीरो हो रहा है तब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मतलब यहाँ पर आप एक सेमी सर्कल इमेजिन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है। अगर मैंने इन ए बी को ज्वाइन कर दिया तो ये एक डायमीटर हो जाएगा और ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ए बी को अगर मैंने ज्वाइन करा तो ये डायमीटर हो जाएगा और ये सेमी सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल में सेमी सर्कल में ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो अंदर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर ये पॉइंट पी स्पेस में मूव कर रहा है ना, देखो ध्यान से, तो पॉइंट पी कैन बी एनीवेयर ऑन दिस सर्कल। अगर ये पॉइंट पी सर्कल पर कहीं होता है, मान लो ये सर्कल है, पॉइंट पी अगर सर्कल पर कहीं पर भी होता है तो यहां पर हुआ तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी ए और पी बी के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। सोच के देखो, अगर पॉइंट पी यहां पर होता है तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो पी ए और पीबी के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब सर्कल की पेरीफेरी पर या सरकमफेरेंस पर अगर पॉइंट पी रहा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट को नेगेटिव करना है तो उसको अंदर आना पड़ेगा, सर्कल के अंदर रहना पड़ेगा पॉइंट पी को। समझ में आ रहा है? पॉइंट पी को सर्कल के अंदर रहना पड़ेगा। अब थ्री डी में सोचो, सर्कल में थ्री डी में सर्कल क्या होता है, स्फेयर। अबे सर्कल टू डी में सर्कल होता है लेकिन थ्री डी में क्या होता है, स्फेयर होता है। तो आप यही चीज, सेम चीज स्फेयर में भी सोच सकते हो कि पॉइंट पी अगर स्फेयर के कोई भी पॉइंट पर हो, और स्फेयर के कोई भी पॉइंट पर हो और ये ए बी पॉइंट से उसका जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 बनेगा अगर द पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल। सो if the point, या लिखो if the dot product is zero, if the dot product, लिखते जाओ, pa dot pb is equal to zero, it implies that the point p lies on the sphere। आ जाओ भाई नीचे। ऑन द स्फेयर। और अगर डॉट प्रोडक्ट, इफ डॉट प्रोडक्ट पी ए माइनस सॉरी पी ए डॉट पी बी नेगेटिव हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज दैट द पॉइंट P lies inside the sphere। ठीक है, और अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता, डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होता तो आप क्या बोलते, जो पॉइंट P है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। तो तीनों केस में पॉइंट P का लोकस आ जाएगा। पहले केस में पॉइंट P का लोकस क्या आएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो पॉइंट P इज लाइंग ऑन द स्फीयर, स्फीयर की बाउंड्री पे लाई कर रहा है। डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो पॉइंट P इज लाइंग इनसाइड द स्फीयर, और अगर पॉजिटिव है तो आउटसाइड द स्फीयर। तो लोकस आ गया। लोकस में आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर और नन ऑफ दिस। ऐसा कुछ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
आसान है ये वाला पार्ट, है ना, काफी आसान है। देखिए पहला पॉइंट ये है कि ए का डॉट बी से करो और बी का डॉट ए से करो, दोनों एक ही बात है। अच्छा, ए का ए से डॉट करोगे अगर, तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझो इस चीज को बच्चों, देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और मैंने इसका डॉट ए वेक्टर के साथ कर दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सेकंड इंटू दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों वेक्टर अगर सेम है तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये जो ए बोला है मैंने, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, और ए के ऊपर एरो मतलब वेक्टर ए है ना, लिख के रख लेना। तो ए डॉट ए कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा चलिए लिखते जाएंगे अपन, है ना। अब ये बताइए मुझे, आई डॉट आई क्या आएगा, जे डॉट जे क्या आएगा, और के डॉट के क्या आएगा? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या आएगा? 1 आएगा ना, क्योंकि भाई आई और आई के बीच में एंगल जीरो, तो 1 इंटू 0 मतलब 1 1 1। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना तो आप लिख लो, आई डॉट आई मतलब पहले वाले वेक्टर का मॉड इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मॉड इंटू दोनों के बीच का एंगल। तो ये आ जाएगा, ये तो cos 0 तो 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। आई कैप का मॉड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। फोर्थ, ए डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पहले ए और बी का डॉट कर सकते हो, फिर प्लस लगा के, जैसे अपन एल्जेब्रा में करते थे, ए डॉट सी। अच्छा डॉट लगाना मत भूल जाना, ए डॉट सी। ठीक है, हाँ भाई लिखो यहाँ तक। अब हमारे सामने अगर लिखा है कि एक वेक्टर है ए प्लस बी, ए और बी को जोड़कर एक वेक्टर बनाया गया, उसका डॉट कर रहा हूं मैं ए और बी के सब्ट्रैक्शन वाले वेक्टर से। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना। क्या किया मैंने यहाँ पे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला जो लॉ था उसको अप्लाई करा कि ए प्लस बी इंटू ए वैक्टर आएगा और ए प्लस बी इंटू माइनस बी वैक्टर आएगा, या उल्टा सोच लो कि ए माइनस बी इंटू ए वैक्टर, वही लिखा हो यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिवनेस से अपन ने इसको खोला, और बीच में जो डॉट का साइन है वो लगाना मत भूल जाना, ये डॉट का साइन यहाँ पर रहेगा। अच्छा, जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा भाई, हम्म, तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम आइडेंटिटी लगा देंगे, खुश हो जाएंगे। तो आपको आइडेंटिटी लगाने से पहले इस तरह से चलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ए डॉट बी और बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर। ओके, कैसे आ गया मॉड ए स्क्वायर, ये अपन ने यहाँ पे लिखा था, और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो कि सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही बात है, दोनों एक ही बात लिखी हुई है, या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो। लेकिन एक चीज का बस ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाने से पहले थोड़ा सा बस दिमाग लगाए। जैसे कि यहां पर मेरे सामने ऐसा दिया हुआ है कि a प्लस बी वेक्टर ध्यान से देखना, अगर मैंने ऐसा दे दिया वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, तो आपको क्या सोचना है कि नॉर्मल अलजेब्रा मत लगा देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना। आप ऐसा करें कि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है ना।
अगर यहाँ पे बोल रखा है स्क्वायर है तो स्क्वायर में डॉट प्रोडक्ट होगा और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से आएगा। फिर आप जब खोलोगे, है ना, जब आप खोलोगे इसको तो आपके सामने कुछ कुछ बन के आएगा। वो तो मैं बना दूंगा, चलो वो भी कर देते हैं अपन। लिख देता हूँ मैं ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ओके, ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर। ए डॉट बी क्या होता है? अच्छा, ए डॉट ए को मैंने क्या लिखा? ए स्क्वायर ना, मैं ऐसा लिख देता हूँ उसको। एक मिनट। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, मतलब दो बार ए डॉट बी आ गया, दोनों सेम होते हैं ना, ए डॉट बी बी डॉट ए। और बी वेक्टर का डॉट दो बार है तो आप लिख दो या तो बी स्क्वायर या तो मॉड बी स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, ये आता है। तो अपने सामने एक चीज समझ में आई अपने को कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अलजेब्रा में क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेक्टर में भी वही हो रहा है, वेक्टर में भी वही हो रहा है। तो अब लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो। ये लिखो, एक और तरीका बताता हूँ मैं सोचने का आपको। हाँ भाई, नोट लिखिए। कोई भी वेक्टर का स्क्वायर हो, कोई भी वेक्टर का अगर आपके सामने स्क्वायर दे रखा हो, जैसे कि ए वेक्टर का स्क्वायर, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो ए डॉट ए, है ना। और इसको क्या बोल सकते हो आप? ए का मॉड इंटू ए का मॉड, मतलब ए स्क्वायर। या इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ए के मॉड का स्क्वायर। सोच के देखो, चारों बातें एक जैसी लिखी है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे छोटे छोटे एनसीईआरटी के या आर डी शर्मा के या स्टेट बोर्ड के, तब आपको इन सब चीज में कंफ्यूजन लगेगा। आपको लगेगा कि चारों चीजें अलग अलग है क्या। वेक्टर का स्क्वायर और दो सेम वेक्टर्स का डॉट डॉट प्रोडक्ट, या उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या उनके मॉड ए का स्क्वायर। ये देखो ना, ये तो एक ही चीज लिखी हुई है और ये चारों चीजें एक जैसी लिखी हुई है, मतलब लास्ट दो तो क्लियरली दिख रही है एक जैसी। तो आपको ये फर्क समझ में आना चाहिए कि मतलब चारों में कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि कोई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है। सुनो मेरी बात शांति से। इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आप कुछ थर्ड वेक्टर बोल दो, सी वेक्टर। सी वेक्टर का स्क्वायर मतलब सी डॉट सी। सी डॉट सी मतलब ये रहा आपके पास सी और ये रहा सी, सी डॉट सी, है ना। अरे सी मतलब ए प्लस बी। अच्छा, या ऐसा ही बोल सकते हो कि दोनों के मॉड का, सॉरी मतलब एक का मॉड ले लो और उसका स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? उसके मॉड का स्क्वायर। वही लिखा है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? उसके मॉड का स्क्वायर। ये चीज का ध्यान रखना, बस दो चीज का। ये स्क्वेयरिंग में क्यूबिंग में आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। एक दो बार में कंफ्यूजन अगर आया तो वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर का अगर अपन ने स्क्वायर करा, मतलब अपन ने क्या करा? उसी वेक्टर को दो बार डॉट कर दिया, खत्म। चाहे तो हिंदी में लिख लो, किसी भी वेक्टर को स्क्वायर करा अगर अपन ने, मतलब उसको दो बार डॉट कर दिया। दो बार डॉट करने का मतलब क्या है? मॉड ए इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो तो भाड़ में गया, वन होता है। तो मॉड ए इंटू मॉड ए कितना हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का अगर अपन ने खुद के साथ डॉट कर दिया तो उसका मतलब क्या होता है? उसके खुद के मॉड का स्क्वायर। खुद के साथ डॉट करने का मतलब यही होता है। अच्छा, ये सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं ओपन। अगर हमारे पास, आप देखिए अब कितना आसान हो जाएगा। ए माइनस बी लिखा हुआ है और उसका डॉट मैंने ए माइनस बी के साथ कर दिया। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर कर रहे हो। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब खुद के साथ डॉट, या खुद के साथ डॉट मतलब स्क्वायर, एक ही बात है। अच्छा, और मैंने बताया कि इसमें आप एल्जेब्रा लगा सकते हो। अभी अपने को समझ में आ गया ना, ए प्लस बी में एल्जेब्रा लग रहा है तो इसमें भी लग जाएगा। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस, ओ इसमें माइनस टू ए बी आता है, माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी मतलब ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। और नाइन्थ प्रॉपर्टी, सॉरी एट्थ प्रॉपर्टी है कि अगर अपने सामने ऐसा आ जाए a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसका मतलब आपको समझ में आता है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जुड़ के एक नया वेक्टर डी वेक्टर बनेगा, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप डी वेक्टर सोचो, डी वेक्टर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, डी वेक्टर का स्क्वायर मतलब होता है डी का मॉड इंटू डी का मॉड। डी का मॉड इंटू डी का मॉड मतलब आप क्या बोल सकते हो, आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो मैं लिख रहा हूं ये है डी वेक्टर, उसका मॉड उसका स्क्वायर। तो डी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर होता है। यही तो बताया, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है। और आप चाहे तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कैसे होता है, वो एक्सपैंड ऐसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है। लिखो वहां पे, ये हैंग हो गया थोड़ा सा। बाप रे, आज तो परेशान हो गया मैं पढ़ा पढ़ा के, बिल्कुल चल नहीं रहा ढंग से। आगे 2b.c वो मिटा नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। 2a.b 2b.c और 2c.a, यहाँ स्क्वायर आएगा। आप एल्जेब्रिकली भी खोल सकते हो। तो ये सब सारी बातें जो मैंने लिखी सबकी सब सही है। उल्टा सोचते, अगर अपने सामने कोई भी वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है, जैसे a प्लस बी का मॉडुलस, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो a प्लस बी का मॉडुलस होता क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। सोच के देखो, ये वही वाली बात हो गई कि एक्स स्क्वायर को आप, सॉरी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ये आइटम है, आइटम को क्या लिख दिया आपने, अंडर रूट ऑफ आइटम स्क्वायर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। मॉड ए आपको दिया हुआ है 11, मॉड बी दिया हुआ है 23 और a माइनस बी का मॉड आपको दिया है 13। तो आपको फाइंड करना है a प्लस बी का मॉड। ओके, a माइनस बी का मॉड दिया और a प्लस बी का मॉड पता करना है। तो a प्लस बी का मॉड होगा क्या, देखते हैं अपन। आजा भाई मेरे, हाँ आ गया। एक टिप लिखो, पता नहीं क्या हो गया यार सिस्टम को, एकदम बिल्कुल अपाहिज हो गया है, तो चल ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जब भी आपको a प्लस बी का मॉड पूछा जाए, है ना, लिखो वेनेवर आस्क्ड अबाउट a प्लस बी का मॉड, लिखो वेनेवर आस्क्ड अबाउट a प्लस बी का मॉड,
प्रोसीड विथ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का मॉड। ए प्लस बी के मॉड के परफेक्ट स्क्वायर के साथ आप प्रोसीड करें। कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको जैसे पूछा गया है ए प्लस बी का मॉड, है ना, तो आप क्या करें, इसको निकाल तो पाओगे नहीं आप, है ना। आपने क्या करा कि ए प्लस बी का मॉड पूछा गया है, इसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा। किसी भी आइटम का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी भी आइटम का परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको पूछा गया है, रुको एक मिनट, किसी भी वेक्टर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या, हमसे पूछा क्या था इसने, ए प्लस बी का मॉड। देखो आसान है, बस मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगा, ये वाली चीज आपने समझ ली, पूरा डॉट प्रोडक्ट का जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है आपसे बन जाएगा। इसको समझो आप, कोई भी वेक्टर का आपसे मॉड पूछा गया हो, तो आप उसका मॉड ना निकाले, आप उसके मॉड का स्क्वायर कर दो। मॉड का स्क्वायर करने से क्या फायदा हो जाएगा, किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, दैट वेक्टर डॉट दैट वेक्टर इटसेल्फ, है ना। अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ अगर मैं लिखूं, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं आइडेंटिटी के साथ खोल भी सकता हूं। आ रहा है समझ में, आइडेंटिटी के साथ नीचे खोल देता हूं, वो मैं मिटा दूंगा, है ना। इसको मैं इरेजर अभी यूज नहीं कर रहा हूं, उससे हैंग हो रहा है सिस्टम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और अपने को यही वैल्यू निकालना है, यही वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, इसको अपन क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। क्या गिवन है अपने को, ये जो मैंने आपके सामने टिप लिखी है ना, इससे आपकी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना, आप शांति से समझिए। गिवन क्या है आपको, a माइनस बी का मॉड, क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। मैंने क्या सिखाया, जब भी मॉड दिया जाए वेक्टर का, आप उसको जबरदस्ती स्क्वायर कर लो। तो a माइनस बी का मॉड अगर 30 है, तो a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। देखो ना पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में, पॉइंट नंबर वन नहीं, पॉइंट नंबर टू देखो, मॉड ए इंटू मॉड ए क्या होता है, सॉरी वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, उसका खुद के साथ डॉट। आप इसको हिंदी में भी लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, किसी भी वेक्टर के, लिखो मैं थोड़ी लिखवाऊंगा, मैं बस बोल देता हूँ, किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर होता है किसके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर विद इटसेल्फ, खुद के डॉट के, खुद का, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है a माइनस बी, ये डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, ये एक वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है, तो वो क्या होगा, इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 900, है ना। या आप ऐसा बोल सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो 900 के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसमें आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा के आराम से खोल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, बी डॉट बी, ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, है ना। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर। ए डॉट बी का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है, 2 ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर। अच्छा, मॉड ए पता है मुझे कितना है, 11 है, गिवन है, तो 11 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 11 इंटू मॉड बी कितना है, 23 इंटू कॉस थीटा। ठीक है,
2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। मेरे को 2ab का वैल्यू तो चाहिए यहाँ पे, मॉड ए स्क्वायर तो इधर भी पता था, इधर भी पता था, और बस ये 2ab का वैल्यू चाहिए मुझे। 2ab का वैल्यू किसके बराबर होगा, देखते हैं, देखते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन नहीं करता हूँ, क्योंकि 2ab को अपन अगर ऐसे ही रखेंगे एज इट इज तो भी काम हो जाएगा। देखते जाओ आप, 2 टाइम्स a डॉट b, डू नॉट ओपन इट, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 23, 23 का स्क्वायर, और ये 900 के स्क्वायर के बराबर है, मतलब 30 के स्क्वायर के बराबर है। 121 प्लस 23 का स्क्वायर 529, 121 प्लस 529 कुछ तो होगा, ठीक है, कुछ तो होगा, और उसमें से आप 900 माइनस करोगे तो आपको 2 टाइम्स a डॉट बी मिल जाएगा। 2 टाइम्स a डॉट बी मिल गया, उसको ऊपर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो उसको ऐड अप, 30, 50, 550, 650 minus 900, this is equal to 2 times a dot b। ठीक है, तो 2 टाइम्स a डॉट b कितना आ जाएगा आपके पास, 900 माइनस 600, 300, 250 विद अ नेगेटिव साइन, 250 के नीचे, अच्छा 250 आ गया, दिस इज इक्वल टू 2a डॉट b। चेक कर लो एक बार, तो 2ab का वैल्यू आ गया अपने पास, तो यहाँ पे अपन रख देंगे 121 प्लस 529 प्लस 2ab का वैल्यू कितना है अपने पास, 2ab का वैल्यू आया हमारे पास -250, -250, ये आ जाएगा आपके पास जो पूछा गया था, a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, वो आ गया आपके पास। कितना आ गया ये, 550 प्लस 100 650 माइनस 250, कितना आ जाएगा 400। ये 400 क्या आया, a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, तो a प्लस बी का मॉड आएगा कितना, +20, -20 मत लिख देना, मॉड्यूलस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये आ जाएगा आपके पास डिजायर्ड आंसर। जब भी आपको मॉड पूछा गया हो तो जबरदस्ती उस मॉड का स्क्वायर कर दो, क्योंकि मॉड का स्क्वायर मतलब वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। मैंने हिंदी में लिखवाया, मॉड का स्क्वायर मतलब वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। इससे आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे आराम से। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ना, पहले लिख देता हूं फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0, और मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 1, और मॉड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 4। तो आपसे पूछा है समीशन a डॉट b कितना आएगा। ठीक है, तो आप सोचो ये समीशन a डॉट b है क्या, व्हाट इज दिस। समीशन a डॉट b का मतलब ये आ गया कि a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये हो गया समीशन a डॉट b का मतलब। तो ये आ जाएगा c डॉट a, इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा ये कहाँ आता है, किसके फॉर्मूले में आता है, ए बी बी सी सी ए किसके फॉर्मूले में आता है, सोचो सोचो सोचो, कौन से फॉर्मूले में आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में।
मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं हम। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस 2 टाइम्स b डॉट सी प्लस 2 टाइम्स c डॉट a का स्क्वायर मतलब मॉड a का स्क्वायर, मॉड a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब मॉड b का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और c का स्क्वायर मतलब 4। 2 a डॉट b 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी, यही तो चाहिए अपने को पूरा, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमको चाहिए। ये तो काफी आसान हो गया है ना, आराम से। अच्छा ये क्या है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब खुद के साथ डॉट, खुद के साथ डॉट। अरे देखो ना, कोई भी वेक्टर है अपने पास, लफड़ा वेक्टर, लफड़ा वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, लफड़ा डॉट लफड़ा, लफड़ा डॉट लफड़ा मतलब मॉड लफड़ा इंटू मॉड लफड़ा इंटू कॉस जीरो मतलब लफड़ा स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर। तो मॉड का स्क्वायर हो गया मतलब a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, जो कि जीरो गिवन है। तो ये जीरो गिवन है आपको। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 4 14, 14 प्लस 2 टाइम्स ये मसाले का वैल्यू चाहिए आपको, तो इसको मसाला बोल दो। तो मसाले का वैल्यू आ जाएगा -7। 9 प्लस 1 4 4 16 आएगा, है ना, 4 स्क्वायर है। 16 प्लस 1 17 प्लस 9 26, 26 आ जाएगा, और मसाले का वैल्यू आ जाएगा -13। a plus b plus c is equal to 0, mod a is equal to 3, mod b is equal to 5 and mod c is equal to 7। आपको बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आप निकालिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको क्या गिवन है, माइनस वेक्टर सी के बराबर गिवन है। सही बात है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का वेक्टर एंगल निकालना है। अच्छा मैंने इसको माइनस सी के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि आपको दोनों के बीच का एंगल कैसे मिलेगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से आना चाहिए। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तब आएगा जब अपन दोनों को स्क्वायर करेंगे, है ना। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर। अच्छा ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, 2 ए बी मत बोल देना, 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, माइनस तो हट गया, सी का स्क्वायर। अच्छा ए का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी मतलब ये हो गया कि ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू दोनों के बीच में एंगल थीटा, जो अपने को निकालना है, यही अपने को निकालना है ना, ध्यान रखना इस चीज का, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 25, है ना। या तो आप ऐसा बोलो कि 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब सी के मॉड का स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर। आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा। 9 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 34। 49 माइनस 34 अगर आप करोगे, ये 49 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25। 25 प्लस 10 कितना होता है, 35, 34, 34 यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2ab, मॉड ए, मॉड ए कितना है 3, मॉड बी कितना है 5 इंटू कॉस थीटा। तो 49 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 15। दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू, अरे यार
2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये 3 5 सा 15 और ये 15 कट गया, तो कॉस थीटा कितना आ गया, हाफ। कॉस थीटा अगर हाफ आ गया तो थीटा कितना आ जाएगा इनके बीच में, एक्यूट ही आएगा ना, क्योंकि अच्छा और कितना आ जाएगा 60 डिग्री या पाई बाय 3 रेडियंस। जनरल सॉल्यूशन मत लिख देना, क्योंकि जो दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है। अब 0 से 180 के बीच में कॉस हाफ कब होगा, एक ही बार होगा 60 डिग्री पर, बाकी माइनस हाफ कब होगा 120 पर, बस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि अपना वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इसमें थोड़ा लिखेंगे अपन ज़्यादा, तो आप लोग तैयार है ना कि लिखना थोड़ा ज़्यादा है। पहले ऊपर वाला जो है इसको आप लिख लो, टेक योर टाइम। देखो वेक्टर 3D में जो डिफिकल्टी आती है बच्चों को, वो मोस्टली वेक्टर पे ही आती है। एक बार आपका 3D ज्योमेट्री होगा ना चालू, 3D में आपको कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं। बस पहला लेक्चर समझने में टाइम लगेगा, वो भी आसान है, टाइम लगेगा बस। फिर सब आराम से, आपको एक बार डीसी डी आर समझ में आ गया, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो, तो आपको सब आ गया सब। फिर उसके बाद आपको दिमाग लगाना है। तो 3D चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। लिखिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए। टू नॉन जीरो, ए वेक्टर एक मिनट है ना, मिट नहीं पाया वो ठीक से। ए एंड बी is denoted by A cross B and defined as, कैसे डिफाइन होता है किसी को पता है, किसी को याद है? सबको याद होगा वैसे तो। अरे यार एक तो ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। एक सेकंड है ना। ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी। अब ये स्केलर आ गए, स्केलर में तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनटू साइन थीटा एन कैप। लिखो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ सब चीजें। ठीक है, तो पहले लिखने का काम कर लेते, फिर अपन आराम से समझते रहेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल between vector A and vector B, and n cap is the unit vector perpendicular to both A and B. Unit vector perpendicular to both A and B. Such that A, B and N, A, B and N cap form a right-handed system. A right-handed system.
ठीक है, यहां तक लिखिए आप पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, अभी तो अच्छे से स्ट्रीम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आई होप आपने लिख लिया होगा। देखो क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते थे, क्योंकि उससे जो भी आपका आंसर आता था, डॉट प्रोडक्ट जो अपन पढ़ चुके हैं उससे जो भी आंसर आता था वो क्या आता था, स्केलर आता था। मतलब आंसर आता था सिर्फ नंबर। जैसे ए डॉट बी क्या आ गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, खत्म। मॉड ए नंबर, मॉड बी नंबर, कॉस थीटा नंबर, नंबर मतलब स्केलर, तो स्केलर आ रहा आंसर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर आपका स्केलर नहीं आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका आंसर भी वेक्टर आता है। मतलब अगर दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। मतलब अगर मेरे पास ये दोनों वेक्टर है ना, और ये ब्लू वाला जो है वो ए है ना, और ये रेड वाला बी है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो अपने पास एक राइट हैंडेड सिस्टम होता है कि आप ए पर हाथ रखें और बी की तरफ ऐसे स्वीप करेंगे, तो आपके पास जहां थंब का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में आपका ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा। ए और बी का क्रॉस वेक्टर, जो भी क्रॉस करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ये मान लीजिए आपका कुछ ऐसा आएगा ए क्रॉस बी, इस तरीके से दिख रहा है आपको। ये दोनों वेक्टर्स थे ए बी और उनके परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए करेंगे अगर, तो आपको बी पर हाथ रखना है, राइट हैंड ही यूज करना है। ऐसा मत करना एग्जाम में कि राइट से लिख रहे हो तो लेफ्ट से कर लिया और आंसर मस्त गलत आ गया एकदम, ऐसा मत करना। तो बी पर हाथ रखा आपने। ओके, एक मिनट रुक जाइए ना, सबके लिए पॉज हो गया क्या? ओ माय गॉड, गर्जे के साथ हुआ है ऐसा बस। ठीक है, गर्जे एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो देखिए अपने पास दो वेक्टर ऐसे हैं, आपको अगर ए क्रॉस बी करना है तो ए पे हाथ रखा, बी पे क्रॉस, ये आ गया ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए रखना है ना आपको अगर, तो बी पे हाथ रखेंगे, तो बी पे राइट हैंड ही रखना है आपको। और ए की तरफ स्वीप करना है तो ए की तरफ स्वीप ऐसे कर, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, या तो ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, ए पे हाथ रखो, बी पे स्वीप करो, जहां थंब का डायरेक्शन आ रहा है वो डायरेक्शन, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन आ रहा है अपने पास नीचे वाला, दैट इज बी क्रॉस ए। तो एक चीज अपने को समझ में आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग होंगे। ये समझ में आ रहा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर आएगा, ये भी एक वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मिलता क्या है, वेक्टर। और कौन सा वेक्टर मिलता है, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, और उसका डायरेक्शन कैसे आता है, राइट हैंडेड सिस्टम से आ जाता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी विल गिव अस दिस डायरेक्शन और बी क्रॉस ए विल गिव अस दिस डायरेक्शन। इजी है, क्रॉस बहुत इजी है, डॉट भी बहुत इजी है। डॉट में बस आपको यही समझ में आना चाहिए था, वो जो मैंने आपको हिंदी में लिखवाया था ना, दैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब कुछ आसान है। ठीक है, तो क्रॉस में भी आपको बस यही देखना है। तो सबसे पहले हम एक कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि जब अपन ने दो वेक्टर्स का क्रॉस किया तो ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर आया अपने पास, दिस इज सॉरी, ये जो अपने पास आंसर आया, दिस इज अ वेक्टर।
ए और बी का क्रॉस क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। अब लिखिए इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी, लिखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप सोच के बताइए खुद मुझे कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल या तो जीरो या तो 180 हो। देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो if and only if A and B are parallel। पैरेलल होते तो एंगल क्या होता है, जीरो, और एंटी पैरेलल होते तो एंगल क्या होता है, 180। पैरेलल या एंटी पैरेलल लिख लो, पैरेलल स्लैश एंटी पैरेलल, ठीक है। थोड़ा सा नॉइस का डिस्टर्बेंस आएगा, बाकी सह लेना। एंटी पैरेलल भी लिख सकते हो, या वेक्टर की भाषा में तो आप कोलिनियर भी लिख सकते हो, दो वेक्टर्स को आप कोलिनियर भी बता सकते हो टू ईच अदर, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर खुद ए वेक्टर ही जीरो हो गया तो भी तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। यस हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, तो वो वाली चांस यहाँ पे है ही नहीं। पता नहीं किसकी गाड़ी पागल हो गई। तो आप लिखिए इसको एक बार और अच्छे से, ए क्रॉस बी अगर जीरो हो गया तो इट इंप्लाइज दैट ए इज पैरेलल टू बी। अच्छा ये बताइए मुझे, ए क्रॉस ए कितना होगा। ए क्रॉस ए होगा मॉड ए इंटू साइन जीरो, मतलब जीरो। ये बताइए ए क्रॉस माइनस ए कितना होगा। अच्छा एक चीज अपने को पता है कि ए और ए दोनों इक्वल है। मैं हर बार बताता हूँ, ये भी वेक्टर ए, दोनों सेम, मतलब एक के ऊपर एक रखे, या एक को उठा के आप थोड़ा सा पैरेलली ऊपर कर लो तो दे विल लुक लाइक पैरेलल। पैरेलल है तो एंगल क्या है इनके बीच में, जीरो। अगर मैंने ये वाले वेक्टर को माइनस कर दिया तो ये टर्न हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए के बीच में अब एंगल कितना हो गया, अब एंगल हो गया 180 डिग्री, समझ में आ रहा। तो दे आर एंटी पैरेलल। फिर भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट तो अभी भी जीरो आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर भी जीरो आएगा। अच्छा बताओ, अगर ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, इफ एंगल बिटवीन, या ऐसा लिखो सीधे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाय 2, देन ए क्रॉस बी will be mod A into mod B, ठीक है। लिखिए अब फॉर आई जे के, बहुत छोटे छोटे आसान आसान पॉइंट है, आप एकदम रिलैक्स होके लिखिए। फॉर आई जे के, आई क्रॉस आई, मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, अगर आपने आज आर डी शर्मा का होमवर्क कर लिया तो आप वेक्टर में 100% कंफर्टेबल हो जाओगे, बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे एकदम। आज की आज कर लेना और आपको मजा भी आएगा करने में, बहुत आसान क्वेश्चन है, और बोर्ड्स की तैयारी भी हो जाएगी आपकी आराम से, और जेई की भी तैयारी उसके साथ ही हो जाएगी, क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना। फिर मैं आपको मॉड्यूल खुद ही करा दूंगा। अच्छा बताओ, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसका वैल्यू क्या आएगा, तीनों का वैल्यू। वेट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के विल ऑल बी जीरोस, क्योंकि भाई खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो आई का आई के साथ करोगे दोनों के बीच का एंगल जीरो, समझ में आ गया। अच्छा, और इसी में लिखिए आप कि आई का जे के साथ अगर क्रॉस करोगे, कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा। नो, के कैप आएगा, वन तो आ ही नहीं सकता आंसर, मैं आपका स्केलर आ थोड़ी सकता है, आंसर तो आपका वेक्टर ही आएगा। तो आई क्या होता है, खूबसूरत वेक्टर अलोंग एक्स। जे क्या होता है, खूबसूरत वेक्टर अलोंग वाई। तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है, के।
तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू साइन 90, साइन 90, आई और जे मतलब एक्स वाई के बीच में एंगल 90 होता है, सारी दुनिया जानती है। तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, 1 साइन 90, मतलब सब 1 हो गया। और उनके परपेंडिकुलर कौन होगा, के। आई और जे के परपेंडिकुलर के होता है, तो के कैप आ जाएगा, मतलब आई क्रॉस जे क्या आ गया, के। अच्छा, अब ये बताइए जे क्रॉस के, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप। और के क्रॉस आई कैप, ये क्या आ जाएगा, जे कैप। आप खुद से सोच के कर सकते हो ना। मान लो अपने पास वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वाई मतलब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स होता है ना। तो आ जाएगा आई कैप। और आएगा तो आपका 1, तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर अलोंग एक्स क्या होगा, आई कैप। 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर अलोंग एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर अलोंग वाई। अच्छा, एक चीज और देखते हैं अपन, एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं ना, काफी अच्छी ट्रिक है। आई कैप, जे कैप और के कैप आप ऐसे कर सकते हो। देखो, आई और जे के बीच में एरो लगा दो, जे और के बीच में एरो लगा दो, और के और आई के बीच में एरो लगा दो। हाँ, अब आप सोचो, आई से स्टार्ट करो। देखो, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, आई। और के क्रॉस आई, जे, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। थोड़ा सा भी आप उल्टा चले गए अगर, तो सब कुछ माइनस में आने लगेगा। जैसे अगर आपने उल्टा सोचा, आई क्रॉस के, अब आपका जे आंसर नहीं आएगा, अब आपका आंसर माइनस जे आएगा, बिकॉज आप उल्टा सोच रहे हो, है ना। तो याद रखना, के क्रॉस जे विल बी माइनस आई। और बड़ा आसान भी है ना, आप अगर z क्रॉस y करोगे तो नीचे जाओगे -x, और y क्रॉस z करोगे तो +x पर जाओगे। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम होता है, वो आप समझ जाइए। लिखिए, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, angle between two vectors is given by, angle between two vectors is given by sin theta is equal to a cross b divided by wait a second, mod a mod b। ठीक है, यहाँ पे मॉड क्यों लगा दिया मैंने, अगर हमने लिखा a क्रॉस b तो क्या आ जाएगा, मॉड a मॉड b साइन थीटा, राइट। ठीक है, अच्छा, ठीक है ठीक है। एक चीज लिखो और, दे आर नॉट कम्यूटेटिव। ये तो अपने को पता ही है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, नॉट इक्वल टू। सब जानते हैं अपन क्यों, क्योंकि a क्रॉस b ऊपर होगा और b क्रॉस a ठीक नीचे होगा। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग वेक्टर्स, एक ऊपर है एक नीचे है। आप ये लिख सकते हो जरूर कि a क्रॉस b और b क्रॉस a एक दूसरे के एग्जैक्ट नेगेटिव होंगे। ये चीज तो कोई भी समझ जाएगा, क्योंकि a क्रॉस b और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। कैसे फील करो, a और b के बीच में एंगल क्या है, फिक्स है, थीटा। तो मॉड ए मॉड बी भी फिक्स है, तो a क्रॉस b क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, सेम मैग्नीट्यूड, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और उनका डायरेक्शन एन कैप क्या आएगा, ए बी के परपेंडिकुलर। और b क्रॉस a का भी क्या आएगा, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा। मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, बस डायरेक्शन नीचे आ जा रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये वाला वेक्टर जो है a क्रॉस b, वो b क्रॉस a के नेगेटिव कहलाएगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो यहीं पर आप लिख लो पॉइंट नंबर 7 कि इफ
normal vector of A cross B is n cap, then normal vector of B cross A is minus n cap. आसान सी बात है, A क्रॉस B का अगर नॉर्मल ऊपर है तो n कैप है, तो इसका माइनस n कैप होगा B क्रॉस A का। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिख लो आप, मैं पॉइंट नंबर बढ़ाता नहीं हूँ, सीधे यहाँ पे जाता हूँ। जैसे अपन ने क्या करा था कि अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं एक आई क्रॉस जे, तो आपको के मिल रहा है। सुनो, ध्यान से सुन लो, दो ही पॉइंट बचा है, आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है, वेक्टर पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है वेक्टर में, मैंने आपको पूरा कंप्लीट जेई एडवांस का सिलेबस पढ़ा दिया है, ठीक है। और इसमें आपका बोर्ड का सिलेबस तो बाय डिफॉल्ट कवर हो गया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस पहले बोर्ड के करना, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको अगर आसान क्वेश्चन आएंगे तभी आपको मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, वरना आपको मुश्किल क्वेश्चन आ ही नहीं पाएंगे। तो पहले आप आर डी शर्मा का आज को होमवर्क कंप्लीट करना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो ये चीज़ लिख लो कि अगर आप इसको क्लॉकवाइज ले जाते हो तो क्लॉकवाइज कैसे, आई क्रॉस जे को आप क्या लिख सकते हो, जे क्रॉस आई, है ना, मतलब उल्टा लिखोगे तो क्लॉकवाइज देखो कैसे जाएंगे, जे क्रॉस आई आपको क्या देगा, माइनस के, उल्टा जाओगे तो नेगेटिव आएगा आंसर। ये जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं बची है, बट आप लोग लिख लेना के क्रॉस जे, ये क्या हो जाएगा, सोचो देखो, के क्रॉस जे कौन आ रहा है, आई, बट उल्टा चले अपन तो नेगेटिव आई आएगा, ऐसे आप ध्यान रखो। कभी फंस जाओ एग्जाम में तो शांति से आप ऐसा सोचो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस जे। लिखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के विल बी माइनस जे, ठीक है। चलिए लास्ट सेकंड पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको पूरे चैप्टर का, वेक्टर अलजेब्रा का। आई होप आपको लास्ट के दो टॉपिक तो बहुत आसान लगे हो, और उसके पहले के जो टॉपिक्स थे जिसमें अपन ने थ्योरम 3 थ्योरम 4 आज पढ़ा, और कल अपन ने डिटर्मिनेंट वाला पढ़ा था, मुश्किल नहीं था वो भी, बट आपको 2-3 दिन की प्रैक्टिस लगेगी, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस की जरूरत है ना। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट, इस पे आप सितारा लगा दो, ये एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से बोर्ड एग्जाम का। रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स of a triangle, then its area is given by half mod A cross B। हाँ बोलो, जोर से बोलना थोड़ा। नंबर बताओ तुम्हारा, रिचार्ज करा देता हूँ। जियो है ना? 10-12 बजे तक डेटा बूस्टर डलवा देता हूँ मैं, किसका खत्म हो रहा मुझे बता देना, ठीक है, उसकी फिक्र मत करो तुम बस पढ़ाई की फिक्र करो। तो ये आ गया दो वेक्टर्स, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल की वर्टाइसेस जो है वो क्या है, देखो ट्रायंगल की जो दो साइड्स है, बहुत आसान है ये चीज, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है, आप थोड़ा थक भी गए होंगे, इसलिए एक बार बस अच्छे से कंसेंट्रेशन से सुन लो, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, वरना मैं इतना भाव नहीं देता इसको। एक साइड अगर एक वेक्टर है, एक वेक्टर एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वेक्टर दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो उस ट्रायंगल का एरिया सिंपली दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड का हाफ। दिस इज, मैं इसका प्रूफ देता हूँ। वन सेकेंड। तो एरिया of triangle ABC, this will be half into AB into हाइट। देखो इसको मैं बेस मान लेता हूँ और ये वाली चीज़ हाइट हो जाएगी। हाइट क्या हो गई? ये वाली चीज़ है ना। अच्छा एक काम करते हैं, अगर दोनों साइड्स के बीच में एंगल थीटा है तो ये एच क्या हो जाएगा? ये एच हो जाएगा मॉड ए सी। सोचो ना, मॉड ए सी मतलब क्या हो गया? इसकी लेंथ। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? मॉड ए सी, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसका अगर मैंने साइन थीटा कंपोनेंट लिया तो ये हाइट मिल जाएगी। सोच के देखो, साइन थीटा कंपोनेंट ज्यादा मुश्किल नहीं है, सोच पाओगे आप आराम से, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, वो वाला साइन थीटा है। सही बात है। अच्छा तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है? AB। AB मतलब क्या हो गया? ये वेक्टर AB का मॉडुलस। ऐसे सोच लो ना, ये लेंथ क्या हो जाएगी? AB वेक्टर का मॉडुलस इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? वेक्टर AC का मॉडुलस, सॉरी वेक्टर CD का। ये CD जो आया था आपके पास, CD इसकी लेंथ, ये हाइट है ना। जब अपन ने ध्यान से देखा तो पता चला ओहो ये तो AB इंटू AC इंटू साइन थीटा, मतलब क्या लिखा है? AB क्रॉस AC का मॉड लिखा हुआ है। मॉड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एन कैप नहीं लिखा है ना मैंने, एन कैप नहीं लिखा हुआ है। एन कैप लिखा होता तो आप बोलते वेक्टर। अभी यहाँ पे क्या आया? AB क्रॉस AC, सॉरी AB, वन सेकेंड, अरे आजा यार। तो AB इंटू AC इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है। हमने देखा, पता चला कि अरे ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। प्रूफ हो गया कि ये तो AB क्रॉस AC का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस है। ये आ गया आपके सामने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा देखो, अब आपको याद क्या रखना है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? उसके दो एडजेसेंट साइड्स, जो भी दो उसके एडजेसेंट साइड्स होंगे, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और उस क्रॉस प्रोडक्ट का आप क्या करो? मॉड ले लो और हाफ कर दो। लिखिए फॉर अ पैरेललोग्राम एरिया of parallelogram ABCD is nothing but, ये रहा आपके सामने एक पैरेललोग्राम ABCD। तो ये AB वेक्टर, ये AD वेक्टर, सही है। AB और AD वेक्टर से बना हुआ एडजेसेंट साइड ये दो है आपके पास। इनका अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा ABCD। खत्म। मतलब ट्राइंगल में क्या करना होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड का हाफ करना होता है। यहाँ पे हाफ मत करो बस। लॉजिकल भी है, क्यों? क्योंकि भाई आपको ये वाला एरिया मिलेगा, है ना, इसका डबल करने पे आपको ये वाला मिल जाएगा। ये वाला एरिया कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बाय हाफ, ट्राइंगल का एरिया। इजी है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और चीज लिखते हैं अपन, प्रॉपर्टी 3। अरे यार रुको रुको रुको, अभी मैं सिस्टम को एकदम फॉर्मेट करूंगा आज 2-3 घंटा लगा के, हालत खराब हो गई इसकी। चलिए कोई बात नहीं है ना, आप लिखिए मेरे साथ प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, कभी भी आपको दो वेक्टर्स दिए गए हो, ए वेक्टर A1 आई कैप, वेक्टर होता कैसा है? कुछ आई कैप प्लस कुछ जे कैप प्लस कुछ के कैप होता है। और बी वेक्टर में क्या होगा? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप
प्लस B3 के कैप। अगर मेरे को इन दोनों का क्रॉस निकालना है, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कैसे निकाल सकते हो? बड़ा आसान है। आप एक डिटर्मिनेंट बनाए, उसका फर्स्ट रो रखे आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में डालो A1 A2 A3, थर्ड रो में डालिए B1 B2 B3, B1 B2 B3, है ना। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया था, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ये मिट ही नहीं रहा यार, बताओ, मिट जाए ब्रो। ठीक है, ये लिखो आप। तो किसी भी दो वेक्टर का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी बहुत आसान है। अगर आपको लिखा हुआ है A क्रॉस B प्लस सी, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिवनेस को फॉलो कर सकते हो, मतलब A का पहले B के साथ क्रॉस ले लो। ध्यान ये रखना है कि पहले A लिखो और बाद में B, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन पहले कौन बाद में उसका फर्क पड़ता है ना, वरना उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे भी A पहले, तो A क्रॉस C लिखे। थर्ड प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी, कि अगर आपको ऐसा दिया हो कि लैम्डा टाइम्स A क्रॉस C, A क्रॉस B दिया हुआ है, A क्रॉस वेक्टर B दिया हुआ है, तो यू कैन राइट इट एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर A क्रॉस B, या ऐसा भी लिख सकते हो A क्रॉस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, है ना। मतलब लैम्डा आप किसी भी एक वेक्टर को पहले दे दो, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 के करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा अपन क्वेश्चन करेंगे, एंड अपना लास्ट क्वेश्चन है ये पक्का। इफ वेक्टर A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 5k cap and vector B is equal to 1i cap plus 3j cap plus 2k cap, then find A क्रॉस B। बस अपन A क्रॉस B निकालना सीखेंगे, बाकी सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मैंने जो प्रॉपर्टी लिखवाई उसी से हो जाएंगे। कैसे करते? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आप डिटर्मिनेंट लिखोगे और उसमें 2 3 5 पहला कॉलम, पहला कॉलम तो आई जे के आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 2 3 5 और तीसरा आ जाएगा 1 3 2, 2 3 5 और 1 3 2। इस डिटर्मिनेंट को आप खोल दो। कोशिश करना हमेशा कि आप कॉलम फर्स्ट रो के अबाउट ही खोलो, आसान हो जाता है, दिक्कत नहीं जाएगी। तो फर्स्ट के अबाउट खोलोगे तो देखिए क्या आएगा, आई कैप इंटू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 3 5 15, 6 माइनस 15 मतलब माइनस 9, 6 माइनस 15 माइनस। बिना डिटर्मिनेंट के करोगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, A क्रॉस B करोगे तो उसमें I क्रॉस I करोगे, ठीक है, जो 0 आ जाएगा। फिर I क्रॉस J करोगे जो कि आ जाएगा 2 इंटू 3, आई क्रॉस J कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन 90 इज 1। फिर आप करोगे I क्रॉस K, वो भी आ जाएगा आपके पास 2 इंटू आई क्रॉस K, आई क्रॉस K भी 1 होता है। फिर आप सेम चीज़ J के साथ करोगे, फिर सेम चीज़ K के साथ करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। बिना डिटर्मिनेंट के आप ना करें, ठीक है। ये माइनस साइन लगाया मैंने, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन माइनस जे। आप हमेशा डिटर्मिनेंट के साथ करो, एक बार में आंसर आता है और बहुत जल्दी आता है। तो जे के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये छुपा दो ये छुपा दो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस के इंटू 2 3 6, 6 माइनस 3, ठीक है। 16 माइनस 15 क्या हो गया, माइनस 9 आई कैप, ये हो गया माइनस 1 प्लस 1 जे कैप, ये हो गया 3 प्लस 3, तो प्लस 3 के कैप। कैलकुलेशन है, देख लेना आप लोग। ये आ जाएगा आपके सामने A क्रॉस B, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ट्रायंगल की साइड है, बेटे ट्रायंगल की साइड मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं है, वो जो साइड है ना, वो साइड का पूरा वेक्टर है। वो समझ में आ रहा है आपको? पोजीशन वेक्टर मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। दिखते दोनों वेक्टर जैसे ना, तो कंफ्यूजन होता है। मैं बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहा था, मजाक की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि अगर आपको बोला गया हो कि ये ट्रायंगल है, ये एक वर्टेक्स है, मतलब ये पूरा जो है ना, ये पूरा ए वेक्टर है, और ये पूरा अगर आपको बोल रखा है बी वेक्टर है, तो दिस इज बी वेक्टर। ऐसा नहीं है कि एक वर्टेक्स जो है वो ए वेक्टर है, ना ना ना,
वो पोजीशन वेक्टर अलग होता है और साइड वेक्टर जो होता है वो खुद वेक्टर होगा। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो ए क्रॉस बी आप जब करोगे तो आपको एरिया आ जाएगा, बस ए क्रॉस बी ये आएगा, आपको पता है। इसका मॉड लेना तो हम जानते हैं अच्छे से, मॉड कैसे निकालते हैं किसी का भी। ए क्रॉस बी का मॉड निकाल के हाफ करना है, एरिया आ जाएगा। तो इसका मॉड निकाल लो, मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 9। क्या बात है, इतना खूबसूरत नंबर आ गया। नहीं नहीं, ज्यादा भी नहीं आया, मेरे को लगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 91 का अंडर रूट बाई 2, ये आ जाएगा आपके सामने एरिया। अगर अगर आपको बोलता है कि ये साइड, एक साइड है आपके पास जो कि ए वेक्टर है, सेम ए वेक्टर, दूसरी साइड है बी वेक्टर, सेम बी वेक्टर, तो उसका एरिया निकालो, ऐसे निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन पैरेललोग्राम में दे दिया, सेम कंसेप्ट। क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट आर वेरी इजी। डॉट प्रोडक्ट में बस वो मॉड का स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर का खुद के साथ डॉट, ये चीज है। रिवीजन करें आप, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन अपन भले ही बाद में कर लेंगे, लेकिन जो आपको मैंने पहले पढ़ाया था उनके क्वेश्चन आप सुनो। आपकी अगर कोई क्लास नहीं है आज तो हैव योर लंच, फिर उसके बाद आप क्या करें, आर डी शर्मा की सिर्फ एक एक्सरसाइज, जो मैंने 3 दिन में से कोई एक एक्सरसाइज करो। जो मैंने सीक्वेंस लिखा ना, उस सीक्वेंस से करोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। उल्टा करोगे तो ज्यादा बेसिक से, पहले उल्टा मैंने क्या करा, जो नीचे एक्सरसाइज लिखी थी ना, जो भी होमवर्क था आपको याद होगा, उसमें जो नीचे एक्सरसाइज लिखी है वो बेसिक एक्सरसाइज है, और ऊपर लिखी है वो थोड़ी सी एडवांस है। उल्टा चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सीधा चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तीनों एक्सरसाइज कर लो, मैं इसका पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। चलिए, तो भाई अपना वेक्टर अलजेब्रा खत्म हुआ है। कल अपन 3D चालू करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसका फर्स्ट लेक्चर काफ़ी पेनफुल होगा, बाकी सब बहुत आसान होगा, ठीक है। तो वो भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। चलिए, मिलते हैं अपन कल, है ना। बाय एवरीवन। कल भी अपनी लंबी क्लास रहेगी, और कल अपन ब्रेक्स ज़्यादा दे देंगे। हाँ बोलो। कल होगी ना, कब रखना है टाइम बताओ। ओह माय गॉड। चलो ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। और हो सके तो कितने बजे एग्जाम है केवीपीवाई का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप 1:30 से पहले एग्जाम तो हो जाएगी वैसे, लेकिन आप मतलब ये अपनी क्लास तो हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, देख लेंगे अपन। चलिए देन, बाय एवरीवन। बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।